नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपने परिवार सर्वज्ञ टेस्ट में। और याद रखना 2025 की ये साल आपके भविष्य को सुनिश्चित करने वाली है। पूरी मेहनत से पूरी क्लास को पढ़ना है। हमने आप सभी के लिए टॉप क्वेश्चन रखे हैं, बहुत महत्वपूर्ण। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछता है कि भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है। यानी ऊपर जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो इसकी लेंथ है वो क्या है। यहां पर आपके सामने ऑप्शन के विकल्प भी दिए। देखिए जैसे कि यहाँ पर 2933 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, 3124 किलोमीटर और 3412 किलोमीटर। तो साथियों याद रखना, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक इसकी जो हाइट है वो है 3214 किलोमीटर। ठीक है, ये कहां से, ये ऊपर से यहां से यहां तक। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम। हाँ, जिस प्रकार से, जैसे मान लीजिए गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश, जो कि हमारा पूरब से पश्चिम तक का विस्तार है, यहां से यहां तक। ठीक है, यहां से यहां तक इसकी लंबाई 2933 किलोमीटर। कहां तक सर? ये गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक 2933 किलोमीटर इसकी लेंथ है। इतना क्लियर? दोनों ही क्वेश्चन आपके क्लियर हो चुके होंगे, आशा है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, यही करेक्ट है हमारा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए बात कर लेते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती की। इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज की स्थापना की, ये आपको याद रखना है। महत्वपूर्ण बिंदु आपके सामने है। चलिए अब बात कर लेते हैं राजा राम मोहन राय की। तो राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना की सर? इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। अब वो कब की थी वो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? तो आप भली भांति जानते होंगे इस क्वेश्चन से कि आर्टिकल 63 में भारत का एक उपराष्ट्रपति होता है, यानी कि अंग्रेजी में कहते हैं वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि उपराष्ट्रपति। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं। और याद रखना है साथियों, और हमारा आर्टिकल 52 जो है, अनुच्छेद 52, इस आर्टिकल 52 में क्या होता है सर? आर्टिकल 52 में भारत का, यहां पे पेन चेंज करता हूं मैं, हाँ, भारत का एक राष्ट्रपति होता है जिसे हम कहते हैं प्रेसिडेंट। जो हमारा राष्ट्रपति होता है उसे प्रेसिडेंट कहते हैं। ये हमारा आर्टिकल 52 में आता है। और आर्टिकल 53 में हमारी संघ की कार्यपालिका शक्ति आती है। संघ की कार्यपालिका शक्ति, जो एग्जीक्यूटिव पावर होती है, वो हमारे आर्टिकल 53 में आती है। याद रखना इस बात को। ठीक है, अब बात करते हैं आर्टिकल 76 यानी कि अनुच्छेद 76 की, जो कि एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद आप सभी के लिए बन सकता है। देखिए अनुच्छेद 76 में भारत का एक अटॉर्नी जनरल, यानी कि भारत का एक महान्यायवादी होता है। महान्यायवादी, क्या सर? महान्यायवादी होता है। इसे अंग्रेजी में कहते हैं सर, इसको इसको कहते हैं अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल कहते हैं इसे, याद रखना इस बात को, अटॉर्नी जनरल। और ये क्या करता है फिर, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है दोस्तों, इसका काम जो है, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करता है। यानी कि जब तक राष्ट्रपति रहेगा, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करता है। यानी जब तक प्रेसिडेंट अपने पद पर रहता है तब तक ये अपना काम करता है राष्ट्रपति के साथ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, आशा है कि यहां तक आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए। चलिए अगला प्रश्न है कि सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है। तो आप जानते हैं सूर्य के मध्य भाग को कहते हैं वर्णमंडल, यानी कि सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलिए बात कर लेते हैं समताप मंडल की। यहां पर मान लीजिए जैसे कि यहां पर परत है। पहली परत आप जानते ही है, ये हमारी क्षोभ मंडल, जो कि आकाश में परत हमारी क्षोभ मंडल है। और इसमें हमारी सभी मौसम घटना होती है क्षोभ मंडल में। इसके बाद हमारी आती है कौन सी सर? क्षोभ मंडल। फिर उसके बाद मध्य मंडल, समताप मंडल, आयनिक मंडल और बहिर्मंडल, सारे हमारे परत होती हैं। ठीक है, अब आपको बताना है कि समताप मंडल में हमारी कौन सी परत आती है, आपको कमेंट में बताना है। चलिए
आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कि हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था। तो आपको याद रखना है, जो पंजाब जो था हमारा सतलुज नदी के किनारे था, सतलुज नदी के किनारे। चलिए आपको बताना है कि रावी नदी, हाँ पहले सिंधु की बात करते हैं। इस सिंधु नदी से 5 नदियां मिलती हैं। कौन कौन सी सर? जैसे मान लीजिए ये हमारा इंडिया है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे भारत का मैप निकालता हूं मैं, ध्यान से देखना है, ठीक है। ये हमारे भारत का एक, इसे मैप मानिए, ठीक है, थोड़ी देर के लिए ये भारत का मैप है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है आप सभी को, देखिए ये हमारे इंडियन मैप मान लीजिए इसे, ठीक है। अब ध्यान से देखना है, जो हमारा तिब्बत क्षेत्र जो है, यहाँ से एक नदी निकलती है जिसे कहते हैं सिंधु नदी, जो यहाँ से जाती है, जो कि ऊपर हमारे क्षेत्र से होकर यहाँ से निकलती है, ठीक है। ये सिंधु नदी है, इससे 5 नदियां मिलती हैं जो कि भारत में प्रवाह करती हैं। इससे देखिए, पहली इससे रावी मिलती है, ब्यास, सतलज, रावी, ब्यास, सतलज और चेनाब भी मिलती है। इससे 5 नदियां मिलती है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे पंचमुख, इसे पंचमुख भी कहते हैं। याद रखना इस बात को, इस नदी को, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। तो हड़प्पा आप जानते होंगे, हड़प्पा जो है पाकिस्तान का ही क्षेत्र है। हड़प्पा जो कि एक प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का स्थान है। और बात करें मोहनजोदड़ो, जो भी हमारे भारत में नहीं है, बल्कि लोथल जो है, ये लोथल हमारे गुजरात में है, जो कि आप जानते हैं भारत का एक पार्ट है गुजरात। तो लोथल कहाँ पर? गुजरात में, ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों, नेक्स्ट आपके सामने अगला प्रश्न कहता है कि खालसा की स्थापना किसने की थी। जो खालसा पंथ है उनकी स्थापना करने वाले हमारे कौन थे? गुरु अर्जन, जो गुरु गोविंद सिंह है, इन्होंने हमारी खालसा पंथ की स्थापना की। आशा है कि यहां तक आप समझ चुके होंगे। खालसा पंथ की स्थापना किसने की सर? ये हमारी गुरु गोविंद सिंह ने की। चलिए आगे बढ़ते हैं कि सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासनकाल में थे। तो सिख गुरु जो अर्जुन देव थे वो हमारे जहांगीर के शासनकाल में थे। याद रखना आप सभी को। और आप सब याद रखना इस बात को, सबसे पहले भारत में बाबर ने साम्राज्य को फैलाया, फिर इस बाबर का पुत्र हुमायूं था, फिर कौन था सर? अकबर था, फिर कौन था? फिर जहांगीर था, फिर शाहजहां था, ठीक है। फिर औरंगजेब भी था लास्ट में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, कि सूर्य के सबसे पास ग्रह कौन सा है, यानी कि सबसे निकट निकट ग्रह कौन सा है। ऑप्शन ए बुध, बृहस्पति, शुक्र, मंगल। तो आपको याद रखना है ये हमारा सन है। क्या है सर? ये हमारा सन, सूर्य है हमारा। ये आपको ध्यान से देखना है, सूर्य है, ठीक है। ये सन मानिए थोड़ी देर के लिए। इसके पहले पास हमारा कौन सा? बुध ग्रह, फिर हमारा शुक्र आता है, बृहस्पति, सॉरी, बुध, शुक्र, पृथ्वी, फिर हमारा मंगल, फिर बृहस्पति आता है, शनि, अरुण, वरुण, ठीक है। अब देखिए जो हमारी पृथ्वी जो है, ये हमारा एकमात्र ऐसा प्लेनेट है जिसका एक उपग्रह है। और याद रखना इस बात को, और ये पृथ्वी पर ही हमारा जीवन है, जहां पर हम रहते हैं पृथ्वी पर, और इसका एक उपग्रह है। और बात करें बुध जो है हमारा सबसे पास ग्रह आता है सूर्य के। और इसकी बात करें सर कि हमारा शुक्र ग्रह, इसको कहते हैं शुक्र ग्रह। और जो शुक्र ग्रह है ना, ये हमारा सबसे गर्म ग्रह कहलाता है, सबसे गर्म ग्रह में से एक हमारा शुक्र आता है। अब यही बात कर रहे हैं तो देखिए ध्यान से समझिए पहले। देखिए पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहते हैं, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। कि पृथ्वी की जुड़वा बहन, यहां पे लिख लेता हूं मैं, कि पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहते हैं। पृथ्वी की जुड़वा बहन, ये आपको कमेंट में लिखना है किसे कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे सबसे ठंडा ग्रह की बात करें। सबसे ठंडा ग्रह, सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है फिर? वो हमारा ये वाला है, अरुण। जो अरुण ग्रह है वो हमारा सबसे ठंडा ग्रह होता है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, कि बुद्ध किस वंश से संबंधित थे। जो भगवान बुद्ध हैं वो किस वंश से संबंधित हैं? सात्रिका, मौर्य, शाक्य, कुरु। तो याद रखना है दोस्तों, शाक्य वंश के हमारे भगवान बुद्ध थे। भगवान बुद्ध जो थे शाक्य वंश के, याद रखना, शाक्यगढ़ के राजकुमार थे। हाँ आपको बताना है कि भगवान बुद्ध को इन्होंने सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया था। इन्होंने सबसे फर्स्ट जो उपदेश था इनका, फर्स्ट उपदेश कहाँ पर दिया, ये आपको बताना है कमेंट पे, ठीक है। और ये बताना है इनका जन्म कहाँ पर हुआ, इनका जन्म किस स्थान पे हुआ। और बताना है इनको मोक्ष की प्राप्ति कहाँ पर हुई, मोक्ष की प्राप्ति।
और ये भी बताना है इसे आपको कि भगवान बुद्ध के द्वारा सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए गए, ठीक है, सर्वाधिक उपदेश। और ये भी बताना है, इन सबका आंसर आपको देना है कमेंट में। अगर आप वास्तव में तैयारी कर रहे हैं तो इनका आंसर कमेंट में दीजिए, बहुत इजी प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, भारतीय मानक समय आधारित है। तो भारत का जो टाइम है ये सब जानती होंगे, हमारा 82.5 डिग्री जो है, 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर हमारा टाइम है, ये आप जानती है। चलिए 82.5 डिग्री पूर्व, यानी कि सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि भारत का प्राचीनतम फुटबॉल टूर्नामेंट कौन सा है। तो हमारे फुटबॉल टूर्नामेंट की बात करें तो उनका इनमें से एक नाम आता है डूरंड कप। डूरंड कप जो है भारत का सबसे एंशियंट यानी कि प्राचीनतम हमारा फुटबॉल टूर्नामेंट है, फुटबॉल टूर्नामेंट, ठीक है। ओके सर, चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता की समकालीन नहीं थी। तो मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता और ग्रीक की सभ्यता। याद रखना ग्रीक की सभ्यता की समकालीन नहीं थी, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। और बाकी की इन तीनों की समकालीन थी, इसके समकालीन नहीं थी, ठीक है। चलिए बात करें अगला प्रश्न कि रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है। तो रणजी ट्रॉफी का संबंध किससे है दोस्तों, ये तो बहुत इजी प्रश्न है, ये हमारा क्रिकेट से संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित रणजी ट्रॉफी है। चलिए हम अब आपसे पूछते हैं, ध्यान से सुनना है। देखिए भारत में जो 2011 के टाइम पर जो वर्ल्ड कप हुआ था, जिसका आयोजन भारत में हुआ था, वर्ल्ड कप हुआ था, आपको बताना है कि इसका शुभंकर कौन था, शुभंकर क्या था। तो याद रखना इसका शुभंकर हमारा हाथी था 2011 में। और जब भारत और लास्ट में जब फाइनल में पहुंचा तो इस स्थान पर तो कौन कौन सी कंट्री उसके साथ थी, तो याद रखना आपसे भारत और श्रीलंका के बीच ये लास्ट में फाइनल मैच हुआ था। और कहां पर हुआ फिर, ये मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में, मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में हुआ था, स्टेडियम। और इसको जीतने वाला कौन था फिर, इसको जीतने वाली अपनी इंडिया यानी भारत, अपने इन्होंने अपने वर्ल्ड कप को नाम किया था 2011 में, इन्होंने दूसरा वर्ल्ड कप जीता, याद रखना इस बात को, ठीक है। इतना क्लियर जी सर। चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से वह कौन व्यक्ति है जिसका नाम देवान प्रियादसी भी था, यानी कि जिसे देव प्रिया के नाम से भी जानते थे, बहुत प्रिय नेम है देव प्रिया, और प्रियदसी भी कहते थे इनका नाम, ठीक है। तो ये नाम किन का था, तो याद रखना ये नाम था सम्राट अशोक, सम्राट अशोक का ये नेम था। इनको प्रियदर्शी भी कहा जाता था, देवप्रिया के नाम से भी जाना जाता था। याद रखना है ऐसा क्यों कहते थे, आप सब जानते होंगे, जो कलिंग का युद्ध हुआ था, कलिंग का, ओडिशा के महाराज से कलिंग का युद्ध जो कब हुआ था फिर, जो कि लगभग 261 ईसा पूर्व में हुआ था। और इस युद्ध को जीतने के बाद सम्राट अशोक के जो हृदय में परिवर्तन हुआ और उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया, बौद्ध धर्म को अपना लिया, याद रखना इस बात को, बौद्ध धर्म को स्वीकार किया, ठीक है। और इसने अपने पुत्र जो था संघमित्रा और उसकी पुत्री थी, इन दोनों को कहां पर भेजा, इन्होंने महेंद्र वर्मन, सॉरी महेंद्र को, और उसकी पुत्री जो थी संघ वर्मन, इनको श्रीलंका बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। चलिए आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न यहां से नेक्स्ट। अगला प्रश्न है कि मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है। अश्वघोष, विशाखा दत्त, कालिदास भास। तो मुद्रा राक्षस बुक जो है इनके कवि हैं विशाखा दत्त, याद रखना आप सभी को। और महान कवि जो है कालिदास, महान कवि कालिदास। इनकी एक फेमस रचना है जो कि आपको बता दूं मैं, इनका नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम एक फेमस रचना है इनकी, शाकुंतलम, ठीक है। किसकी है सर, ये महाकवि कालिदास की एक फेमस रचना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन है। ये तो बहुत इजी प्रश्न है, इनका आंसर तो हर कोई दे देगा। श्रीगुप्त जो थे गुप्त वंश के पहले सम्राट थे, इन्होंने इनकी स्थापना की थी। चलिए फायान किसके शासन काल में भारत आया था। तो फायान जो है ये यहाँ पे लिखता हूं मैं, ठीक है। फायान, जो फायान था एक चीनी यात्री था, चीनी विदेशी यात्री, ठीक है।
जो कि भारत में घूमने आया था, और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में भारत आया था, यार, ठीक है। इतना क्लियर? जी सर। अब बात कर लेते हैं, हर्षवर्धन को क्या कहते हैं? हर्षवर्धन को आधुनिक भारत का ठीक है सम्राट अशोक कहते हैं, ठीक है। इनके नाम से जाना जाता है हर्षवर्धन को। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, यानी कि जो इंडियन इकोनॉमी है भारत की, इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, वो कैसी है? पूंजीवादी है, साम्यवादी, या स्वतंत्र, या मिश्रित? तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी है? एक मिश्रित अर्थव्यवस्था, एक मिक्स्ड इकोनॉमी है। कैसी सर? ये भारत की अर्थव्यवस्था एक मिक्स्ड इकोनॉमी है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि भारत की श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है? तो ये तो बहुत इजी प्रश्न है आप सभी के लिए। 54% लोग जो हैं, भारत के 54% लोग जो कि अब भी कृषि में अपना जीवन यापन करते हैं, कृषि में जीवन यापन और अपनी जीविका को चलाते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, कि सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता की समकालीन नहीं थी? इस प्रश्न को पढ़ के आए? जी सर। तो इसका आंसर आप दे देना कमेंट सेक्शन में। चलिए हो गए? यस सर। अब यहां से बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पर रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं पहले। मोची अगर चमड़ा है तो दर्जी क्या हुआ? इसका आंसर आप दे देना कमेंट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक महिला का परिचय देते हुए रोहन ने कहा कि वह मेरे बेटे की इकलौती बेटी की माँ है। यानी रोहन कह रहा है किसी से परिचय कराते हुए, वह मेरे बेटे, यानी इसका बेटा कोई होगा, तो यहाँ पर हम प्लस का चिन्ह लगाते हैं कि इकलौती बेटी, इसकी बेटी है तो यहाँ पर माइनस लगाते हैं, इसकी बेटी है। अब इकलौती बेटी की माँ है तो इसकी माँ यानी कि इसकी पत्नी होगी, ठीक है। हाँ, तो वह महिला रोहन से, जो महिला जो है ये रोहन से किस प्रकार संबंधित है? तो रोहन जो होगा तो ये क्या कहेगा? इसे अपने बेटे की बहू कहेगा, यानी पुत्र वधू, इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अब यहाँ पर हम और प्रश्न की ओर चलते हैं, जैसे कि निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द छांटिए। महासागर आप जानते हैं एक विशाल होता है, कुआं भी विशाल श्रेणी में आता है, और झील भी ऐसी जो कि प्राकृतिक है, लेकिन टैंक कोई प्राकृतिक नहीं है बल्कि कृत्रिम है। हाँ, कुआं भी कृत्रिम होता है, बात ये नहीं है, लेकिन कुआं जल जो है जो कि हमें प्रकृति से प्राप्त होता है। इतना क्लियर? जी सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आपको आगे ले चलते हैं अच्छे क्वेश्चंस के साथ। जैसे कि यहाँ पर हम चलते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ, आते हैं यहाँ पे। हाँ हाँ, अब ठीक है।